हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एंड इंडस्ट्री एनालिसिस में वील बी टॉकिंग अबाउट एन इंडस्ट्री एंड अ सेक्टर विच हैज बीन सीइंग इंक्रीजिंग मनी फ्लो बाय द एफआईआईज। वैसे एफआईआईज की हिस्टोरिक होल्डिंग जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इट हैज फॉलन टू 16% टू लास्ट 14-15 ईयर लो है। बट दिस इज वन ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पे रिसेंटली बहुत ज्यादा एफआईआई डील्स हुई हैं, काफी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करा है। तो ये कौन सा सेक्टर है, तो मैं आपको सीधा डील्स बता दो कौन कौन सी हुई है। तो फर्स्ट अगर आप डील देखेंगे तो रिसेंटली आरबीएल बैंक का परचेज एमिरेट्स बैंक कर रहे हैं, तो फॉर ऑलमोस्ट 27,000 करोड़ के आसपास। तो इट्स यूएई सेकंड लार्जेस्ट लेंडर टू इन्वेस्ट $3 billion फॉर अ 60% स्टेक। येस बैंक हैज बीन परचेज बाय सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्प एंड द डील वैल्यू इज 15,000 करोड़। राइट, तो उन्होंने 24% स्टेक लिया है येस बैंक के अंदर इन 2 ट्रांचेस। सम्मान कैपिटल के अंदर 8,850 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ है बाय इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी। आईडीएफसी फर्स्ट में वॉरबर्ग पिंकस का ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ का परचेज है टाइप्स। देन श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस में वॉरबर्ग पिंकस ने 4,000 करोड़ के आसपास का परचेज करा है। विराज अगर आगे देखते हैं तो MUFG विच इज अ जापानीज लेंडर, इट इज इन टॉक्स टू इन्वेस्ट $3 to 4 billion इन इंडियाज लार्जेस्ट व्हीकल फाइनेंसर, दैट इज श्रीराम फाइनेंस। एंड एक और है यहाँ पे कि जो IDBI बैंक है उसकी बिडिंग के लिए ओक ट्री, फेयरफैक्स और कोटक बैंक है इस टाइम पे। तो both Oaktree and Fairfax are foreign investors, right? So the question arises कि why is this sector seeing heightened interest from the foreign institutional money? कि foreign institutional money इस टाइम पे सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? तो इसके couple of reasons हैं। इसके जो couple of reasons हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस? तो पहला रीजन हो सकता है शायद से वैल्यूएशन का, एक रीजन हो सकता है साइकिल्स का। फिर हम बैंक्स का आरओए ट्री सीखेंगे कि बैंक्स और एनबीएफसीज में हमें आरओए ट्री कैसे देखना चाहिए। देन आई विल टॉक अबाउट कि साइकिल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मार्जिन देखनी चाहिए हमें, क्रेडिट कॉस्ट और क्रेडिट क्वालिटी देखनी चाहिए, एंड ऑल्सो साइकिल्स के अंदर क्या क्या प्ले आउट करता है। एसेट क्वालिटी इज ऑल्सो समथिंग दैट मैटर्स। एंड फाइनली वील डिस्कस कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्ले दिस सेक्टर, कि अगर किसी को इस सेक्टर को प्ले करना है, सो व्हाट आर सम ऑफ द वेज दैट दे कुड लुक एट दिस सेक्टर टू स्टडी इट अकॉर्डिंगली। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन की, इस सेक्टर की वैल्यूएशन क्या है। राइट, तो वैल्यूएशन अगर आज हम देखते हैं तो निफ्टी बैंक की वैल्यूएशन देखते हैं और निफ्टी PSU बैंक की वैल्यूएशन देखते हैं। तो निफ्टी बैंक की जो वैल्यूएशन है हम लोग प्राइस टू बुक पे जज करते हैं। तो प्राइस टू बुक देखेंगे तो आज 2.2 टाइम्स का चल रहा है, विच एक्चुअली इज द लास्ट 4 ईयर लो प्राइस टू बुक वैल्यूएशन दैट दिस सेक्टर हैज बीन गेटिंग। तो वैल्यूएशन में तो एक फंडा क्लियर हो जाता है, मे बी द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन दिस सेक्टर अगेन because they like the valuation comfort. So that could be one of the reasons, right? Secondly, अगर हम यहाँ पे देखते हैं निफ्टी PSU बैंक्स का वैल्यूएशन, तो निफ्टी PSU बैंक्स का अगर हम वैल्यूएशन देखते हैं तो इस टाइम पे निफ्टी PSU बैंक्स ऑल्सो ट्रेड एट 1.2-1.3 टाइम्स प्राइस टू बुक। जो अगर हम लास्ट 5 ईयर हिस्ट्री देखते हैं तो 2 टाइम्स के आसपास पीक इन बैंक्स को मिला है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो देयर, सो दैट इज अ सेकेंड थिंग टू लुक एट। तो इसका मतलब कि आज के डेट में वैल्यूएशन बोथ प्राइवेट बैंक की एंड PSU बैंक इंडेक्स की ब्रॉडली चीप लगती है वर्सेस व्हाट द अदर बिजनेसेस आर ट्रेडिंग एट। बिकॉज अगर आप काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स देखते हैं तो उनका पी लिटरली 40-50 टाइम्स के ऊपर है। Whereas अगर आप बेंचमार्क इंडेक्स देखते हैं, निफ्टी 50 की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट 40% ऑफ द इंडेक्स इज फुल ऑफ फाइनेंशियल्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी क्यों इन्वेस्ट करें बैंक्स में और एनबीएफसीज में, बिकॉज दे माइट बी सीइंग अ चीपर वैल्यूएशन मल्टीपल। तो एक प्रोबेबल रीजन ये हो सकता है। अब हम दूसरा रीजन जानते हैं, बट दूसरा रीजन जानने से पहले हमें एक बारी आरओए ट्री सीखना पड़ेगा बैंक्स का, राइट? तो अगर हम आरओए ट्री देखते हैं, रिटर्न ऑन एसेट ट्री देखते हैं, तो बैंक्स के अंदर होता कैसे है? तो इट्स अ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड अ बैंकिंग और एन एनबीएफसी ऑर्गेनाइजेशन। तो आरओए पिरामिड क्या होता है? तो पहले तो बैंक्स क्या कमाते हैं? इंटरेस्ट इनकम, और उसमें से माइनस क्या होता है? इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो जो आप इंटरेस्ट कमाते हैं, जो अगर आपने कोई लोन दिया एंड उस लोन पे आपने कोई इंटरेस्ट कमाया, वेरस जो आपने अपने डिपॉजिटर्स को पैसा वापस करा, दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। तो इसको हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नेट इंटरेस्ट इनकम के साथ अदर इनकम ऐड होती है, जिसमें फी इनकम एंड आपकी ट्रेजरी गेन्स भी आते हैं, क्योंकि बैंक्स बॉन्ड्स भी होल्ड करते हैं। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास एक बैंक की टोटल इनकम आ जाएगी। तो यहाँ पे टोटल इनकम एक तरीके का आप ये सोच सकते हैं, ये बैंक का ग्रॉस प्रॉफिट भी आप कह सकते हैं कि ये बैंक का ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ जाता है।
दैट इज नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस द अदर इनकम दैट अ बैंक अर्न्स, दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, इसको और सिंपल मैं आपके लिए बनाता हूँ। तो इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ओपेक्स, जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ओपेक्स क्या होता है, रेंट हो गया, इंप्लॉइज का कॉस्ट हो गया, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट हो गया, ब्रांचेस को चलाने का कॉस्ट हो गया, राइट। तो ऑल दैट कम्स अंडर ओपेक्स, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जब आप टोटल इनकम में से ओपेक्स माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, पीपॉप। पीपॉप क्या होता है, प्री प्रोविजंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। तो पीपॉप इज वेरी सिमिलर टू इबिटा, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। तो पीपॉप को बहुत सिमिलर टू इबिटा मान सकते हैं। फिर पीपॉप में से आप क्या माइनस करते हैं, प्रोविजंस। तो प्रोविजंस क्या होते हैं कि जो लोन्स खराब हो गए उनके अगेंस्ट आप अपनी इनकम स्टेटमेंट पे एक प्रोविजन बना के चलते हैं कि ये लोन्स खराब हो रहे हैं तो इसके अगेंस्ट हम एक मनी प्रोवाइड फॉर करेंगे, इसको हम प्रोविजंस कहते हैं। तो लिटरली जब प्रोविजंस बनता है तो पीपॉप में से अगर हमने प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट हटा दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, पीबीटी, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या बचता है, पैट। पैट को अगर आप डिवाइड करेंगे टोटल एसेट से, तो बैंक के जो सारे टोटल एसेट्स होते हैं बैलेंस शीट पे, तो व्हाट आर द एसेट्स ऑफ अ बैंक, द मनी दैट द बैंक हैज लेंट आउट, बेसिकली अगर एक क्रूड वे में समझेंगे तो पूरे टोटल एसेट्स पे बैंक क्या पैट कमाता है, तो हमें क्या होता लगता है उससे, रिटर्न ऑन एसेट्स। तो इसको हम ROA कहते हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स। तो अच्छे बैंक्स का रिटर्न ऑन एसेट 1.5 to 2% के अबव होना चाहिए ऑन अ फुल ईयर बेसिस, राइट। देन ROA को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं फाइनेंशियल लेवरेज से, बिकॉज फाइनेंशियल लेवरेज क्या होती है कि जो बैंक्स होते हैं, फॉर एवरी 1 rupee ऑफ इक्विटी दैट दे इन्वॉल्व इन द बिजनेस, they are holding 7 rupees of assets, 8 rupees of assets और 10 rupees of assets, because banks are leverage entities। बहुत सिंपल वे में समझिए कि फाइनेंशियल लेवरेज क्या होती है कि फॉर एवरी 1 rupee ऑफ इक्विटी ऑन अ बैंक्स बैलेंस शीट, माने जो शेयर होल्डर्स का पैसा सारा रिटेन प्रॉफिट्स है, उसके अगेंस्ट बैंक्स आर होल्डिंग मच हायर अमाउंट ऑफ एसेट्स। तो इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज, क्योंकि बैंक्स कैन लेवरेज देयर बैलेंस शीट। अब आपको सिंपल होएगा टर्म्स, जब हम ROA को फाइनेंशियल लेवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बैंक्स का, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अब आपको ROA ट्री समझ आ गया। अब बैंक्स में साइकिल्स कौन सी होती हैं, तो बैंक्स में 3 तरीके की साइकिल होती है। एक साइकिल होती है बैंक में जब नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स कब रिड्यूस होंगे, जब आप लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं दैट रिड्यूसेस, वेराज जो आपके डिपॉजिटर्स हैं उनसे जो आपने जिस परसेंटेज पे आपने उनका बेसिकली मनी लिया है उसका जो इंटरेस्ट है दैट डजंट रिड्यूस इन द सेम पेस। माने अगर मैंने 100 रुपीज बोरो करा हुआ था, मैंने वो बोरो करा था 10% पे, बट आगे मैंने वो लेंड आउट कर दिया 20% पे, बट अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी में घट गए अब मैं 18% पे ही लेंड कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे भी मैं 2% रिड्यूस करूंगा अपने डिपॉजिटर्स का, बट दैट गेट्स रिप्राइस्ड इवेंचुअली आफ्टर 3 क्वार्टर्स। तो 3 क्वार्टर के लिए क्या होएगा, आपको मेरे नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कमी दिखेगी, आपको मेरे नेट इंटरेस्ट मार्जिन रिड्यूस दिखेंगे। तो ये एक बैंक्स में साइकिल होती है, दैट इज द इंटरेस्ट मार्जिन साइकिल, दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन साइकिल, जो अभी बैंक्स में प्ले आउट होकर खत्म हुई है Q2 में, राइट। तो अभी Q2 में अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बैंक्स का नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स बढ़ने लग गया फ्रॉम Q1 टू Q2, राइट। इसलिए बैंक्स के रिजल्ट्स चाहे ओके भी आ रहे हैं तो मार्केट्स आर रिवॉर्डिंग इट, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन साइकिल बैंक्स के लिए फेवरेबल हो गई है और लास्ट 6 क्वार्टर से दिस साइकिल वाज बैड फॉर द बैंक्स। सो वन थिंग टू अंडरस्टैंड इज दिस। सेकंड थिंग टू अंडरस्टैंड कि और क्या साइकिल होती है, दूसरी साइकिल क्या होती है विच इज लिंक टू द क्रेडिट कॉस्ट साइकिल। अब क्रेडिट कॉस्ट साइकिल क्या होती है कि बैंक्स के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बेसिकली जो लोन्स खराब हो जाते हैं वो इकोनॉमी में बढ़ जाते हैं। तो पोस्ट इंडियन इलेक्शंस जब हम देखते हैं तो आई थिंक इंडियन इलेक्शंस जो 2024 जून में हुए थे, तो उसके बाद से क्या हुआ कि बैंक्स के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ने लगे और इकोनॉमी में एक लिक्विडिटी टाइटनेस थी, राइट। तो बैंक्स के पास इंक्रीमेंटल लेंडिंग के लिए मनी भी कम था, एंड ऑल्सो क्या था कि क्योंकि आप लेंड नहीं कर रहे तो आपके एसेट क्वालिटी इश्यूज भी थोड़े आ सकते हैं। बट दिस वाज अ क्वार्टर वेयर मोस्ट ऑफ द बैंक्स दैट आई हैव ट्रैक्ड या NBFCs आई हैव बीन ट्रैकिंग, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर उनकी एसेट क्वालिटी बेटर हो रही है। माने उनके ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घट रहे हैं, उनका क्रेडिट कॉस्ट घट रहा है। क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है, दैट इज जो आपने प्रोविजन करा अपनी इनकम स्टेटमेंट पे अपॉन द एसेट्स दैट यू हैव, अपॉन द एवरेज एसेट्स, राइट। तो दैट गिव्स यू द क्रेडिट कॉस्ट, राइट। तो क्रेडिट कॉस्ट बैंक्स का रिड्यूस हो रहा है, GNPA रिड्यूस हो रहे हैं और NNPA रिड्यूस हो रहे हैं। तो सेकंड साइकिल भी बैंक्स की फेवरेबल हो रही है, दैट इज द एसेट क्वालिटी साइकिल। थर्ड साइकिल जो बैंक की फेवरेबल हो रही है दैट इज अ क्रेडिट ग्रोथ साइकिल। तो पुराने RBI गवर्नर जो थे, राइट, तो उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने इकोनॉमी में से मनी सप्लाई चोक कर दी थी, एंड सेकेंडली इंटरेस्ट रेट्स वर हायर बिकॉज इन्फ्लेशन वाज हाई, फूड इन्फ्लेशन आई थी। पर अब क्या हो रहा है कि दिस RBI गवर्नर इज वेरी प्रो ग्रोथ फोकस, ही वांट्स द PSU बैंक्स टू लेंड एट अ हायर रेट, राइट। तो अगर आपने अभी SBI बैंक की कॉन कॉल सुनी हो तो उन्होंने क्या बोला कॉन कॉल में
कि हम अपनी जो लेंडिंग ग्रोथ है उसको बढ़ाएंगे 2% से। आई थिंक पहले 9 to 11 थी, अब वो 11 to 13% की बात कर रहे हैं, राइट। दैट्स अवर लार्जेस्ट बैंक इन द कंट्री एंड दे आर गाइडिंग फॉर बेसिकली अर्ली टीन्स ग्रोथ। तो क्रेडिट ग्रोथ साइकिल का रिवाइवल हो सकता है बिकॉज एक तो लिक्विडिटी इकोनॉमी में अब एम्पल हो गई है एंड इंटरेस्ट रेट्स कट की वजह से एंड जीएसटी कट्स की वजह से लोन्स की डिमांड भी बढ़ सकती है। So that is the third cycle that is going to play out within the banking landscape. So these are the three cycles to remember कि एक बैंक के अंदर ROA ट्री और साइकिल्स कैसे कैसे प्ले आउट होती है। एंड अगर यहाँ पे प्रूफ देखते हैं एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, तो यहाँ पे मैंने ट्वीट करा था आपसे 2-3 दिन पहले कि सिटी यूनियन बैंक के रिजल्ट्स आए थे। तो फॉर फर्स्ट टाइम सिंस लास्ट 46 क्वार्टर्स द NNPA ऑफ द बैंक्स हैव फॉलन बिलो 1%, राइट। तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन। सिमिलरली कोटक महिंद्रा बैंक की कॉन कॉल सुनेंगे तो उन्होंने बोला कि माइक्रो फाइनेंस का जो स्ट्रेस है वो पीक आउट कर चुका है। सेम उज्जीवन ने भी ये चीज़ मेंशन करी, क्रेडिट एक्सेस ने भी ये चीज़ मेंशन करी। एंड फाइनली अगर आप क्रेडिट ग्रोथ की बात करते हैं तो क्रेडिट ग्रोथ हैज स्टार्टेड बेसिकली रिवाइविंग इन द इकोनॉमी। काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स भी आए थे विच टॉक अबाउट ऑलमोस्ट 11.5% के आसपास क्रेडिट ग्रोथ अभी हो गई है। तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ का जो आउटलुक है काफ़ी सारे बैंक्स ने सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में बोला है, दैट इज इन द नेक्स्ट 6 months, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में 6 months के लिए काफ़ी सारे बैंक्स एंड NBFCs ने ज़्यादा फास्टर लोन ग्रोथ की गाइडेंस दी है। तो ग्रोथ वाला इशू भी रिजॉल्व हो रहा है, एसेट क्वालिटी वाला इशू भी रिजॉल्व हो रहा है और निम्स वाला इशू तो रिजॉल्व हो ही चुका है। तो इट्स लाइक अ होली ट्रिनिटी दैट दिस सेक्टर इज हिटिंग, दैट इज हायर क्रेडिट ग्रोथ, नो एसेट क्वालिटी इशूज एंड मार्जिन इशू इज ऑल्सो बिहाइंड द सेक्टर एट द मोमेंट। पर अगर इस सेक्टर को प्ले करना है तो हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि देयर आर 5-6 ways टू प्ले दिस सेक्टर। एक तो हमने दिगंत हरिया सर के साथ वीडियो करी थी, वो आप देख सकते हैं। बट व्हाट आर द 6 ways टू प्ले दिस सेक्टर? तो वन ऑफ द फर्स्ट वेज टू प्ले दिस सेक्टर इज कि गुड स्टोरीज गेट बेटर। तो 6 तरीके की स्टोरी है। एक हम स्टोरी देखेंगे कि गुड स्टोरी और बढ़िया स्टोरी होगी, तो गुड गेट्स बेटर। सेकेंड स्टोरी है कि एवरेज स्टोरी बिकम्स अ गुड स्टोरी, राइट। तो दैट्स द सेकेंड वे टू प्ले। थर्ड स्टोरी है वर्स्ट इज ओवर ट्रेड्स। फोर्थ इज कंपाउंडर बिजनेस है। फिफ्थ है डीप वैल्यू PSU बिजनेसेस एंड सिक्स्थ है गोल्ड सुपर साइकिल, राइट। So these are the 6 ways that we'll learn how to play this cycle. But just before I go forward, if you're loving this video and if you want to learn about different types of sectors and आप खुद कैसे sectoral analysis कर सकते हैं, so the entire idea of SOIC membership is to make you a complete retail investor. Because what we do at SOIC membership is that we have a course which is designed into 6 levels. तो फर्स्ट लेवल में हम आपको सिखाते हैं कि आप अपनी एसेट एलोकेशन कैसे कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स के, एंड इंटायर फ्रेमवर्क ऑन बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। सेकेंड लेवल में वी टीच यू अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, कि आप फंडामेंटल एनालिसिस स्क्रैच से कर सकते हैं एंड क्या चीज़ें आपको फंडामेंटल्स में देखनी होती है। इन द थर्ड लेवल व्हाट डू वी टीच यू अबाउट हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ अ स्टॉक। इन द फोर्थ लेवल वी टीच यू अ फ्रेमवर्क कि स्टॉक सब बताते तो है कि व्हाट इज द एंट्री फ्रेमवर्क, बट कोई एग्जिट फ्रेमवर्क नहीं सिखाता। तो इन द फोर्थ लेवल वी टीच यू अबाउट एन एग्जिट फ्रेमवर्क। इन द फिफ्थ लेवल वी टीच यू अबाउट हाउ टू स्क्रीन फॉर स्टॉक्स, की स्टॉक्स की स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं। And finally, in the sixth level, which is my favorite level, is that we do sectoral webinars जहाँ पे हम सिखाते हैं कि different sectors को कैसे सीख सकते हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस टाइम पे एक एरोस्पेस पे SOIC मेंबर्स के लिए वेबिनार हो चुका होगा। तो we do these sectoral webinars once or twice a month, right? And finally, we have an added bonus, which is the SOIC AI course, जहाँ पे हम सारी की learnings आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर LLMs को यूज करके कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस और रिसर्च कर सकते हैं, दैट वी ऑल्सो टीच यू एज एन एडेड बोनस। एंड इसके साथ साथ हम लोगों ने और क्या करा हुआ है इज दैट वी ऑल्सो डू दिस बाई वीकली एक्टिविटीज, जहाँ पे हम मार्केट या फिर इंडेक्स को कैसे देखें फ्रॉम टॉप डाउन व्यू, वो भी हम आपको सिखाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ वन SOIC मेंबरशिप एंड यू कैन यूज एन एक्सक्लूसिव कूपन कोड बाय द नेम ऑफ SOIC AI10 इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर द मेंबरशिप राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स बैंक्स एंड NBFCs कि इस क्वार्टर के रिजल्ट में कंपनीज ने क्या बोला एंड जो हमने 6 स्टोरी फ्रेमवर्क लगाया है उसमें हम कैसे कैसे बिजनेसेस को फिट करके देख सकते हैं। तो बिफोर लर्निंग कि हम इस सेक्टर को कैसे प्ले करें, यहाँ पे हम देखते हैं कि GNP और NNPA कैसे हो रहे हैं बैंक्स के। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करते हैं SBI पे, तो SBI का अगर आप बेसिकली GNPA देखते हैं तो यूल सी अ फॉलिंग ट्रेंड। तो ये शीट हम वैसे आपके लिए डाल देंगे। NNPA भी आपको दिखेगा कि इट इज फॉलिंग। सिटी यूनियन बैंक का तो हमने बात ही करी, 3.54% से 2.42 हो गए, whereas NNPA has fallen from 1.62 to 0.9. Northern Arc का GNPA slightly up है quarter on quarter, but NNPA is flat. बैंक ऑफ बड़ौदा में भी YOY अगर आप देखेंगे तो Q2 FY25 से लेके Q2 FY26 तक the GNPA has fallen and NNPA has also fallen.
एबी कैपिटल का एग्जांपल देखते हैं तो 2.5% से जीएनपीए ऑलमोस्ट 1.68 हो गया, राइट। देन सिमिलरली नीचे चल के अगर आप और भी बैंक्स का एग्जांपल लेंगे तो जैसे यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का लेते हैं तो 1.97 से 1.58 हो गया। इवन आईडीबीआई बैंक विच वाज कंसिडर्ड टू बी अ बैड बैंक हैज द जीएनपी हैज फॉलन फ्रॉम 3.68 टू 2.65, राइट। Now, this just shows you a very good asset quality trend. Even AU Small Finance Bank, जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है, उनका जीएनपीए 2.47 से 2.41 हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। उज्जीवन का भी 2.52 से 2.45 हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। साउथ इंडियन बैंक, विच इज अ वेरी एवरेज बैंक, विच इज इंप्रूविंग इन टर्म्स ऑफ रिटर्न रेशियोज, द जीएनपी हैज फॉलन फ्रॉम 4.4 टू 2.93%, राइट। सीएसबी बैंक में भी द जीएनपी हैज फॉलन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। फेडवीना में भी जीएनपी हैज फॉलन क्वार्टर ऑन क्वार्टर. Even when it comes to the likes of like your L&T Finance, the GNPA is down quarter on quarter. DCB Bank is another example which has done nothing for last couple of years, but all of a sudden the GNPA is down from 3.29 to 2.91% quarter on quarter. तो एसिड क्वालिटी ट्रेंड इंप्रूवमेंट, तो जो हम लोग नैरेटिव दे रहे थे वो डेटा में हमें दिख रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स अभी सारी बैंक्स के नहीं बढ़े, बट धीरे धीरे क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे नॉर्दर्न आर्क में थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में इंप्रूवमेंट दिखेगा, 2.91 से 2.96 हुआ। एबी कैपिटल में 5.97 से 6.06 हुआ है, राइट। थोड़ा सा आपको इंप्रूवमेंट अगर और भी देखना है तो आई थिंक आईडीबीआई बैंक में आपको दिखेगा। एचडीएफसी बैंक का अलग इशू चल रहा है बिकॉज इनका क्रेडिट टू डिपॉजिट प्रॉब्लम का रेशियो है, तो हम देखेंगे आगे। एयू बैंक में दिखेगा कि द नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैव स्टार्टेड इंचिंग अप क्वार्टर ऑन क्वार्टर, राइट। सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी इंच अप हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे साउथ इंडियन बैंक की कमेंट्री सुनेंगे, उन्होंने बोला कि ये बॉटम नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स का क्वार्टर है, इसके बाद यहाँ से निम्स बढ़ेंगे। क्रेडिट ग्रोथ गाइडेंस देखते हैं तो 12 to 14% गाइडेंस एसबीआई ने दिया, अपनी गाइडेंस अपग्रेड करी है। फिर सिटी यूनियन बैंक ने भी अबव द इंडस्ट्री की गाइडेंस दी है। Whereas if we look at the examples of Equitas, so they are talking about more than 20% credit growth starting from FY27. So the bank went through a lot of problems in microfinance, but again they're targeting growth, right? So then if you look at examples of like Federal Bank, so they are also targeting higher growth going forward. HDFC Bank faster than system growth in FY27 after nearly 2.5 years of pain. HDFC Bank is guiding for better growth rates. AU Small Finance Bank is also guiding for 2.5 times the nominal GDP growth rate, which implies 20 to 25% growth. और H2 से ये momentum दिखेगा. तो again an example of why reading the commentary matters, and this is sectoral mapping जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ. साउथ इंडियन बैंक ऑल्सो 20% प्लस ग्रोथ अपने रिटेल और एमएसएमई पोर्टफोलियो में टारगेट कर रहा है, राइट। फेडवीना का भी गोल्ड लोन ग्रोथ एंड एवरीथिंग विल एक्सेलरेट इन नेक्स्ट 18 मंथ्स। बट येस अगेन एलटी फाइनेंस का देखेंगे, एलएनटी फाइनेंस का तो 20 to 25% ग्रोथ की गाइडेंस है, राइट। सो ग्रोथ गाइडेंस जो हम बात कर रहे थे कि क्रेडिट ग्रोथ की गाइडेंस इंप्रूव हो रही है, दैट इज ऑल्सो नाउ रिफ्लेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ द कॉमेंट्री ऑफ दीज कंपनीज। अब हम चलते हैं ऑन हाउ टू प्ले दिस सेक्टर वाया द 6 पॉइंटर फ्रेमवर्क दैट आई हैव गिवन यू। हम देखते हैं डिफरेंट वेज टू प्ले दिस सेक्टर क्या है। तो पहले तो हमने देखा गुड गेट्स बेटर, सेकंड है एवरेज बिकमिंग गुड, थर्ड इज वर्स्ट इज ओवर, फोर्थ इज कंपाउंडर, फिफ्थ इज डीप वैल्यू पीएसयू एंड सिक्स्थ इज गोल्ड सुपर साइकिल। So all these are illustrative examples. You can take this framework and apply it yourself. बट हम यहाँ पे चल के देखते हैं। तो पहला गुड बिकम्स बेटर में एग्जांपल लेते हैं कॉन्ग्लोमरेट बैक्ड एनबीएफसीज का। तो यहाँ पे हमने एबी कैपिटल का चैनल पे पहले भी एक बार एजुकेशनल डिस्कशन करा था कॉन्ग्लोमरेट बैक्ड एनबीएफसीज का, जिसमें हमने बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, एलटी फाइनेंस एंड एबी कैपिटल का डिस्कशन करा था। एंड एबी कैपिटल का इस क्वार्टर के अगर आप रिजल्ट्स देखते हैं तो क्रेडिट कॉस्ट हैज फॉलन फर्दर, एंड एक्चुअली में जो एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उनके रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं, दोनों में मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। एंड मेन चीज क्या है कि क्रेडिट कॉस्ट घट रहा है। तो क्रेडिट कॉस्ट एज पर आरओए अगर क्रेडिट कॉस्ट रिड्यूस होता है तो इवेंचुअली ग्रोथ कम्स बैक। इफ यू लुक एट दिस आरओए 2.2% हो गया एनबीएफसी का, और हाउसिंग फाइनेंस एंटिटी जिसका आरओए कुछ क्वार्टर पहले 1 to 1.2% के बीच में होता था, अभी 1.82% के बीच में हो गया। तो दीज आर स्टोरीज वेयर द गुड स्टार्ट्स बिकमिंग बेटर बिकॉज ग्रोथ आने लग जाती है। तो एबी कैपिटल में 3-4 बिजनेसेस हैं, दैट इज एनबीएफसी, हाउसिंग, एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, राइट। तो एनबीएफसी और हाउसिंग बिजनेस का जो लेंडिंग सेगमेंट है वहाँ पे एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट चल रहा है। सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं एलएनटी फाइनेंस का। तो एलएनटी ऑल्सो हमने चैनल पे कंग्लोमरेट बैक्ड एनबीएफसीज की जब बात करी थी, तो एलएनटी फाइनेंस इज ऑल्सो कंग्लोमरेट बैक्ड एनबीएफसी वर्सेस एबी कैपिटल शायद से थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि एबी कैपिटल में आपको सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन करना पड़ेगा। बट हेयर ऑल्सो अगर आप क्रेडिट कॉस्ट देखते हैं तो इट हैज फॉलन फ्रॉम 3.8% टू 2.98%। आई थिंक दीज स्टॉक्स हैव हैड अ वेरी फेरोशियस रन अप, तो थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। बट दीज आर गुड स्टोरीज बिकमिंग बेटर। बट यहाँ पे देयर इज अनदर एग्जांपल जो गुड बिकमिंग बेटर,
इज दैट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इसी कैटेगरी में आता है, जहाँ पे Q2 के जो रिजल्ट्स आए या H1 के जो रिजल्ट्स आए, जो Q2 के रिजल्ट्स थे, तो क्रेडिट कॉस्ट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, अभी 0.64% के आसपास आ गए जो ये Q2 में था, एंड दे एक्सपेक्ट दिस टू फर्दर फॉल इन द सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. And also GNPA has started reducing, right? So also another good story which is becoming better because it's also going to turn into a universal bank because अभी ये small finance bank है. तो जैसे ही यूनिवर्सल बैंक बनते हैं इनकी ROE इंच अप हो सकती है, एंड इनको अनसिक्योर्ड लेंडिंग और सारी जो मतलब PSL जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स होते हैं उनका इन पे से स्टिपुलेशन हट जाएगा, तो इट विल बिकम अ यूनिवर्सल बैंक, तो दैट कैन ऑल्सो बेसिकली रीरेट द बिजनेस. देन लुकिंग एट एवरेज बिकमिंग गुड, तो एवरेज स्टोरीज जो गुड स्टोरीज बन रही है, तो यहाँ पे हम एक साउथ इंडियन बैंक का एग्जांपल लेते हैं. आई थिंक इनकी बुक वैल्यू पर शेयर 42-43 रुपीज की है. इनका GNPA NNP अभी भी फॉल कर रहा है, तो इट्स अ वेरी एवरेज बैंक बट इट इज बिकमिंग अ गुड बैंक इन दिस पार्ट ऑफ साइकिल, राइट? So again, these are quasi PSU type businesses, even though private sector owned bank है, it's a old private sector bank, right? आप देखेंगे तो asset quality improve हो रही है और NIMs bottom out कर रही है Q2 में, तो H second half of the financial year में इनके net interest margins improve हो सकते हैं, right? अगर as per the con call अगर आप देखते हैं. Another one here is Federal Bank. तो Federal Bank में भी अगर आप चेक करते हैं तो credit cost quarter on quarter has fallen. एंड देयर निम्स हैव आल्सो स्टार्ट गोइंग अप, तो अगर आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऊपर जा रहे हैं, राइट? तो सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में इनके और भी इंप्रूव हो सकते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, और डेकेडल बेस्ट ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, दैट इज एट 1.83%, राइट? सो अगेन एन एवरेज स्टोरी बिकमिंग अ गुड स्टोरी. SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी सेम कैटेगरी में आता है, राइट? सो एक्चुअली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी लोन गाइडेंस बढ़ा दी है, 12 to 14% के आसपास कर दी है. एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखते हैं तो क्रेडिट कॉस्ट बियरली 0.39% था. अगर आप मेरे को 2017 में जाके बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कभी क्रेडिट कॉस्ट 0.39% होएगा, आई माई जॉब वुड हैव ड्रॉप्ड. एक्चुअली में दीज नंबर्स अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ICICI बैंक और HDFC बैंक से भी बेटर नंबर्स आए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के. तो एवरेज स्टोरी बिकमिंग गुड स्टोरी, एंड एक्चुअली में गुड स्टोरी बेटर वाली भी कैटेगरी में आ सकता है बिकॉज द रिटर्न ऑन इक्विटी हैज रीच्ड एट 20%. राइट? तो एक्चुअली माई लर्निंग हैज बीन ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स इज दैट पहले मैं सोचता था मैं लाइक एविएशन बिजनेसेस नहीं खरीदूंगा, और मैंने खुद जाके एविएशन स्टॉक लिया थे 1.5-2 साल पहले. फिर मैं सोचता था कि यार मैं कभी टेलीकॉम बिजनेसेस नहीं लूंगा, फिर मैंने खुद जाके टेलीकॉम बिजनेसेस का एनालिसिस करा से 1-1.5 साल पहले. देन मैंने सोचा कभी PSU बैंक इंडेक्स नहीं लूंगा, फिर मैंने PSU बैंक 20 भी जाके देखा, राइट? बिकॉज द वैल्यूएशन वॉज सो चीप, राइट? तो आइडिया क्या है, फिर मैं ये सोचता था कि यार मैं कभी होटल्स हॉस्पिटल्स नहीं करूंगा आज से 6-7 साल पहले. देन हॉस्पिटल्स 4-5 years बैक आई एंडेड अप एंटरिंग, एंड इवन होटल स्टॉक्स लाइक आई एंडेड अप एंटरिंग. तो आइडिया क्या है, बी लाइक वाटर इन इन्वेस्टिंग, बी फ्लेक्सिबल, बी अमेनेबल टू चेंजिंग फैक्ट्स. जब फैक्ट चेंज होते हैं तो आपको भी चेंज करना चाहिए. इसलिए आपको हमारा जो SOIC का चैनल है, इससे आपको मेंटल फ्रेमवर्क सीखने चाहिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोलता हूँ बिजनेस बारे में चेंज हो जाती होंगी, बट मैं क्या हूँ, एक क्यूरियस लर्नर हूँ, तो आपको भी क्यूरियोसिटी जगानी है. आप जस्ट ड्रॉप अ क्यूरियोसिटी इफ दिस पॉइंट हिट्स यू, कि यू विल आल्सो चेंज विद द चेंजिंग फैक्ट्स, बिकॉज दैट्स द ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टिंग. ये मैथ्स या फिजिक्स की तरह नहीं है कि 2 + 2 is equal to 4. Sometimes 2 + 2 is not equal to 4. So that's the beauty of investing. So I think that is how you have to think about it, right? Then यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो इसके अंदर एवरेज बिकमिंग गुड स्टोरी में है. अब वैसे बैंक ऑफ बड़ौदा भी आता है, राइट? देन लुकिंग एट द वर्स्ट इज ओवर, तो वर्स्ट इज ओवर में माइक्रो फाइनेंस बिजनेसेस आते हैं. तो माइक्रो फाइनेंस बिजनेसेस में वर्स्ट इज ओवर, मैं बहुत बिजनेसेस का इंडिविजुअल डीप डाइव नहीं कर रहा, बट यहाँ पे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का पार रेशियो घट रहा है. उज्जीवन का स्ट्रेस हैज पीक्ड आउट इन Q2, H2 से नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेटर हो सकते हैं. आप अरमान फाइनेंस पढ़ सकते हैं, उनका क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जैसा हिसाब किताब है. फिर नॉर्दर्न आर्क करके एक और माइक्रो फाइनेंस NBFC है जिसके एसेट क्वालिटी धीरे धीरे करके इंप्रूव होगी ओवर द कपल ऑफ क्वार्टर्स. तो माइक्रो फाइनेंस का भी स्ट्रेस सीम्स टू बी पीकिंग आउट, तो ये वर्स्ट इज ओवर वाले मेंटल मॉडल में आता है. बट येस, बी वेरी केयरफुल, दिस इज अ साइकिल विच इज वेरी डीपली साइक्लिकल. पिछले क्वार्टर जो पिछले 2 साल की साइकिल खराब हुई, नो प्रमोटर कुड हैव कॉल्ड आउट कि इतने अच्छे टाइम के बाद इतनी खराब साइकिल आ जाएगी. दैट टू नॉट बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल कैलामिटी और एन आउटसाइड रीजन, बिकॉज आपने जो बोरोवर्स को ओवर लेवरेज कर दिया, बहुत 4-4, 5-5 लोगों ने आके लोन दे दिया. So these are things which will keep happening in this sector. So make sure that you understand your exit pointers well, even if you decide to study this sector. आगे हम देखते हैं कंपाउंडर कैटेगरी में. तो कंपाउंडर कैटेगरी में अब मैं HDFC बैंक को डालूंगा. 4-5 साल से हम लोग ICICI बैंक की बात कर रहे थे, बट अब मैं HDFC बैंक की बात करूंगा. तो ये एक थोड़ा चेंज ऑफ स्टैंस है. अब ये चेंज ऑफ स्टैंस क्यों है, इसका थोड़ा रीजन आपको बताता हूँ. HDFC बैंक के अंदर जो आपकी क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है,
कि आप कितना लोन दे सकते हैं अगेंस्ट आप कितना डिपॉजिट रखते हैं। तो कुछ टाइम के लिए दैट वाज एलिवेटेड क्योंकि इनका मर्जर हुआ था एचडीएफसी लिमिटेड के साथ। तो आफ्टर द क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो वाज एलिवेटेड, तो रेगुलेटर ने कहा कि आपको इसको बिलो 95% लेके जाना पड़ेगा, राइट। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने उसको रिड्यूस करना स्टार्ट करा है एंड FY 27 तक ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मतलब क्या प्रॉब्लम थी कि आपके पास, अगर आप इसको बेसिकली अगर इजी वर्ड्स में समझेंगे, तो पोस्ट मर्जर क्या हुआ था कि ये रेशियो 110% के आसपास चली गई थी। एंड ये प्रॉब्लम की तरह क्यों देखी जा रही थी? बिकॉज इट इंडिकेटेड लोअर देन आइडियल लिक्विडिटी, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी या बैंक के पास लिक्विडिटी होनी चाहिए। अ हायर रेशियो मीन्स कि बैंक हैज डिप्लॉयड अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट्स एज लोन्स, which can limit its ability to fund future loan growth using internal deposits, potentially leading to more expensive or short term borrowings. एंड ऑल्सो रेगुलेटर को क्या डर था कि उस टाइम पे आई थिंक यूएस के अंदर एक दो बैंकिंग क्राइसिस हुए थे, तो रेगुलेटर को क्या डर था कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बैंक्स की कम हो जाए। बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे देते हैं, इवन तो आप एसेट क्वालिटी में कॉन्फिडेंट हो, पर अगर कल को गलती से थोड़ा सा भी बैंक रन हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो यार सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, राइट। तो बेसिकली रेगुलेटर ने ही बोला इनको। तो इन्होंने क्या करा ओवर द लास्ट 2 इयर्स FY 25 के बाद, तो मैं स्टैंड चेंज कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक पे, इसको नाम से समझिए कि लास्ट 2 इयर्स में एचडीएफसी बैंक ने अपनी डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ाया है, क्रेडिट ग्रोथ को कम करा है, माने जो लोन बांटते हैं उसकी स्पीड को स्लो करा है, और डिपॉजिट जो पैसा ये लोग रेस करते हैं उसको बढ़ाया है। एंड इस क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो को ये लो लेके आए हैं। एज ऑफ September 30 ये 98% की हो चुकी है। एंड 90 to 95% पे आरबीआई और द रेगुलेटर विल बी हैप्पी। एंड वंस इट रीचेज 90 to 95%, एचडीएफसी बैंक क्या करेगा? दे विल प्रेस द पैडल एंड दे विल स्टार्ट गिविंग आउट मोर लोन्स, राइट। तो क्रेडिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ जो होती है, एयूएम ग्रोथ जो एचडीएफसी बैंक की नेक्स्ट ईयर से आपको मिड टीन्स टू 16-17% तक बेस्ट केस में आ सकती है, जो आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी बेटर रहेगा। तो दिस विल हैपन आफ्टर अ नियरली पीरियड ऑफ 2-2.5 years। तो दिस इज अ चेंज ऑफ स्टैंस, इसलिए लगता है कंपाउंडर कैटेगरी में वापस इट माइट एंटर आफ्टर 2-3 quarters। एंड दिस इज अ कॉन्ट्रा प्ले इन एचडीएफसी बैंक टुडे। तो आप सिर्फ इंटरनेट पे जाके क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो प्रॉब्लम इन एचडीएफसी बैंक सर्च कीजिए, आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। बट ये मैं कंपाउंडर कैटेगरी में डालूंगा आज, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू गेट रिजॉल्व एंड FY 27 में इट विल स्टार्ट ग्रोइंग फास्टर देन द सिस्टम, अगर आप कॉन कॉल में देखते हैं। तो दिस इज हाउ यू ऑल्सो स्पॉट द चेंज दैट इज हैपनिंग। स्लो चेंज है, बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम है, पर इस चेंज को स्पॉट करना भी एक आर्ट है, आपको दिखना चाहिए। देन डीप वैल्यू पीएसयूज में देखते हैं, यहाँ पे मैं बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल लूंगा। तो बैंक ऑफ इंडिया का आज बुक वैल्यू पर शेयर चल रहा है 156 रुपीज़ का, वेराज बैंक ऑफ इंडिया का जो आई थिंक आज शेयर प्राइस है आई थिंक 144 ऑड रुपीज़ का है। So basically trades below book value, but return on equity is 15%। तो 15% ROE वाले बैंक्स 1.5 to 2 times प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। इंडियन बैंक हैज शोन अस कि जब भी ROE इंप्रूव होती है क्या होता है। तो बैंक ऑफ इंडिया सीम्स टू बी अ डीप वैल्यू PSU, बिकॉज यहाँ पे नेट प्रॉफिट की तो ठीक है ग्रोथ है, बट क्रेडिट कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, GNP और भी रिड्यूस हो रहे हैं। तो इट फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी। और रिटेल एडवांसेस, जो रिटेल ऑडियंस है, राइट, जो कोई ऑटो लोन ले रहे हैं या कोई पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 20% की ग्रोथ है, right? So this is a bank जो I think NIM problems shall be behind from Q3, and it's like a deep value PSU business. But just remember this, these are deep value businesses. So you have to track the story. This can't be like a compounder story once the re-rating is done. Track की बिजनेस मेट्रिक्स क्या हैं जो हमने ROA ट्री में सीखे हैं और कैसे इंप्रूवमेंट आ रही है, राइट। तो इंप्रूवमेंट अगर हम देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 15% की होगी है, तो लास्ट क्वार्टर से बढ़ी है। Net interest margin seems to be the bottom margin, so you have to see how the margins go or up or down from here. And right, so book value per share has increased, and return on asset has increased quarter on quarter. So you have to check that out. Even first like half HYSF 24, HYSF 25 देखते हैं, तो that is also improved. That is H1 FY 26 का ROA is higher than H1 25 का ROA. Right, so metrics are improving. तो इसको मैं इसलिए deep value कह रहा हूँ because below book value है इस टाइम पे। एंड ऑल्सो डीप वैल्यू PSU बैंक ETF भी डीप वैल्यू हो सकता है, क्योंकि अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है एज पर स्टॉक स्कैन्स, एंड इट इज कमिंग आउट ऑफ अ बेस बिकॉज मर्जर्स अनाउंस हुए हैं कि एंड में 4 बड़े PSU बैंक्स के अंदर आई थिंक 3-4 और भी PSU बैंक्स अभी मर्ज हो रहे हैं। तो सी फॉर दैट कैटलिस्ट टू प्ले आउट। देन लुकिंग एट द फाइनल सेक्टर, दैट इज अ गोल्ड सुपर साइकिल। तो गोल्ड का सुपर साइकिल में इफ यू बिलीव दैट गोल्ड इज इन फॉर अ स्ट्रक्चरल रन, इवन दो कंसोलिडेट करेगा नियर टर्म में, या नियर टर्म में 5-10% गिर भी सकता है, पर अगर आपका 2-3 ईयर का एक पॉजिटिव व्यू है, तो अगेन आप हमारा दिगंत सर के साथ वेबिनार देख सकते हैं। बट दिस इज अ सेक्टर विच कुड हैव टनेज प्लस वैल्यू ग्रोथ।
तो गोल्ड लेंडर्स की 30-40% ग्रोथ आ सकती है, इवन दो टनेज ग्रोथ 6-7% आती है, 4-5% आती है, बिकॉज गोल्ड प्राइसिंग ऊपर जा रही है, तो इट ऑल्सो लीड्स टू ऑपरेटिंग लेवरेज. तो मुथूट फाइनेंस इज लाइक अ momentum type stock over here because the valuations are high. It's like Bajaj Finance of this sector, right? So gold super cycle meets one of the beneficiaries. Then Fed Fina is one of the beneficiaries because इनका gold lending काफी तेजी से grow हो रहा है. Gold loan is increasing fast, right? So gold loan has gone from disbursements almost like 2,647 crore से 14,602 crore की disbursement हो गई है, right? तो द बिजनेस इज ग्रोइंग फास्ट एंड उन्होंने अपना अनसिक्योर्ड बिजनेस अभी एज एन असाइनमेंट पूरा हाइव ऑफ कर दिया है. तो आई थिंक Q3 से द नंबर्स कुड कम इन बेटर ओवर हियर, बट लेट्स सी गोल्ड सुपर साइकिल इफ एनीवन वांट्स टू लुक एट. देन CSB बैंक इज आल्सो सिमिलर प्ले, राइट? सो इनका गोल्ड लोन बुक हैज ग्रोन एट 37% दिस क्वार्टर. रिटर्न ऑन एसेट्स हैव इंप्रूव्ड क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिकॉज इन्होंने एक बल्क डिपॉजिट लिया था. वो बल्क डिपॉजिट ये मतलब उसका जो हिट आया था दैट विल गेट टेकन आउट ऑफ देयर liabilities by the Q3. तो net interest margin shall start improving. So this is with the ways to play this sector. अभी हम स्टॉक स्कैन्स पे चलते हैं और एक बार ये देखते हैं इंडेक्स में. तो PSU बैंक इंडेक्स है, यहाँ पे देखा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है. सिमिलरली निफ्टी बैंक में देखते हैं तो निफ्टी बैंक में भी रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी 500 के अगेंस्ट ये जो ग्रीन लाइन देखते हैं ये थोड़े टाइम बाद ऊपर जाने लग गई है. एंड दिस सेक्टर इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग अ बुल रन लीडर, राइट? So this sector is firstly cheap. There are multiple ways to play this sector, and also this sector is displaying signs that it is showing a lot of relative strength. So this is the analysis of why money is chasing this sector. And now let's go towards the conclusion of this video. So in conclusion of this video, we can say कि हमने क्या सीखा कि पहला हमने देखा कि कैसे FII मनी इस सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्ट हो रहा है. फिर हमने देखा कि बैंक्स में 3 पार्ट साइकिल्स होती है. एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन की होती है, एक एसेट क्वालिटी की होती है, एंड हमने देखा है एक साइकिल होती है क्रेडिट ग्रोथ की, और कैसे ये तीनों साइकिल्स अपने आप ही रिजॉल्व हो रही है. फिर हमने देखा कि बैंक्स में ROA ट्री क्या होता है एंड क्यों वो इंपॉर्टेंट है विद द सेकंड पार्ट जो हमने डिस्कस करा. फिर हमने फाइनली बैंक्स के निम्स गाइडेंस बैंक्स की और साथ साथ उनके GNPS और NNPS देखे कि एसेट क्वालिटी बैंक्स की इंप्रूव हो रही है. तो अभी हम इकोनॉमी के एक अर्ली सेक्टरल साइकिल के अंदर चल रहे हैं जहाँ पे बैंक्स ऑलवेज लीड एंड देन ऑटोज फॉलो. तो हम सेकंड चीज ये देखेंगे. एंड देन हमने देखा कि हमारा जो 6 पार्ट फ्रेमवर्क था जिसके हमने बात करी कि ऑलरेडी बेसिकली जो अच्छी स्टोरीज और भी बेटर हो रही है या फिर एवरेज स्टोरीज ओके हो रही हैं, तो हमने एक 6 पार्ट फ्रेमवर्क डिस्कस करा जिसमें हमने आपके साथ एक मेंटल मॉडल शेयर करा कि इस बिजनेस में या फिर इस सेक्टर में आप खुद जाके कैसे स्टॉक्स देख सकते हैं. एंड फाइनली हमने टेक्निकल एनालिसिस करा. So this was a complete video on why this money is chasing this sector. Do let me know in the comment section below आपकी क्या key learnings थी. If you loved this video, make sure that you subscribe to the channel. And with this, I'll see you in the next industry analysis of SOIC जो AI and AI led proxies पे होगी. With this, जय हिंद.